Hello everyone, I hope सब बढ़िया होंगे. I am Alok and I welcome you all to Karm Sakha's high lecture series for CAPF and CDS exams. So हम पॉलिटी के रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें आज की हमारी ये तीसरी क्लास है. तो पिछली क्लास में हमने प्रियम्बल को अच्छे से डिकोड किया और देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एसेंस क्या है. आज हम बात करने वाले हैं अपने पूरे संविधान के सबसे पावरफुल, सबसे डायनेमिक और एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार भी कहते हैं. तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहां सरकार आपको सिर्फ इसलिए जेल में डाल दे क्योंकि उन्हें आपका कोई सोशल मीडिया पोस्ट पसंद नहीं आया, या आपका बिजनेस रातों रात बंद करवा दे क्योंकि किसी मिनिस्टर को आपसे तनाव है. तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या आपने सोचा है? तो इसका एक मेन रीज़न जो है वो फंडामेंटल राइट्स है. तो एक बात हमेशा याद रखना, ये राइट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकार ने आपको खुश होकर गिफ्ट दिया है. नहीं, ये वो जंजीरें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार के हाथों में पहनाई हैं ताकि स्टेट अपनी लिमिट में रहे और आपकी आज़ादी न छीने. तो आइए आज हम आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक आपको पूरा कानूनी मैप देखते हैं और देखते हैं कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं. सो ये हमारी पॉलिटी की रिवीजन सीरीज जैसा मैंने आपको बताया, और ये हमारी क्लास 3 है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है. तो हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हम आर्टिकल 12 से 35 तक हैं हमारे ये, और इनको हम पढ़ने वाले हैं. तो एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं. तो आप याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, ये मैग्ना कार्टा भी कहे जाते हैं. तो हम इस टॉपिक को पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे द फाउंडेशन, जिसमें हम आर्टिकल 12 से 35 तक देखेंगे. फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा हमारा, वो 6 कोर पिलर्स होंगे. ये फाउंडेशन जो होगा हमारा, ये आर्टिकल 12 और 13 है जिसमें फाउंडेशन है. फिर कोर पिलर्स में हम आर्टिकल 14 से 32 तक देखेंगे. फिर जो तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, जो एक्सेप्शंस हैं हमारे, एक्सेप्शंस एंड एप्लीकेशन, ये हमारे आर्टिकल 33 टू 35. तो हम अपने इस टॉपिक को 3 पिलर्स में डिवाइड करेंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, और हम आर्टिकल 12 से 35 तक पूरा समझेंगे कि एक्चुअल में ये हमारे राइट्स का मीनिंग क्या है. सो आपने सोचा है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई आम आदमी वॉयलेट करे, जैसे आपका पड़ोसी आपको घर से निकलने ना दे, तो क्या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे अंडर आर्टिकल 32? बिल्कुल नहीं. तब आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन जाओगे या सिविल कोर्ट जाओगे, राइट? तो फंडामेंटल राइट्स हमें किसी आम नागरिक के खिलाफ नहीं, बल्कि द स्टेट और द गवर्नमेंट के खिलाफ मिलते हैं. इसीलिए दुश्मन से लड़ने से पहले दुश्मन को डिफाइन करना जरूरी है, और यही काम करता है आर्टिकल 12. तो जो हमारा पहला सेक्शन रहा है, जो फाउंडेशन है, इसमें हम आर्टिकल 12 और 13 पढ़ेंगे. तो आर्टिकल 12 को देखते हैं हम. तो आर्टिकल 12 क्या है? ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है हमको.
तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में मतलब स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा, तो स्टेट के अंदर पहले आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज, फिर इसके बाद जो इसके अंडर तीसरा पार्ट आता है लोकल अथॉरिटीज, जिसमें हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या म्यूनिसिपैलिटीज ये सारे आते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पंचायत, ये सब आते हैं। और इसके अंडर स्टेट के अंदर और क्या आता है, जो अदर अथॉरिटीज हैं। अदर अथॉरिटीज कौन कौन सी, आगे देखते हैं। अदर अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या एनी बॉडी एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर हम ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो स्टेट्स की होती हैं, लोकल अथॉरिटीज, पंचायती इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पंचायत, और अदर अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट या स्टेट के अंडर काम करती है, लाइक LIC, ONGC, गेल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, तो आपको ये ध्यान रखनी है सारी चीजें कि स्टेट के अंदर ये सारी आती हैं। अब अगर इनमें से कोई भी अथॉरिटी एक ऐसा कानून बना दे जो आपके राइट्स को छोटा करे या खत्म करे, तो उसे रोकने के लिए एक गार्ड डॉग खड़ा है, जो हमारा दूसरा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 13। तो ऐसे गार्जियन काम करता है इन अथॉरिटीज के अगेंस्ट में। तो इसके अंडर मेनली हमारा जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, बट हम इसको ऐसे ही समझते हैं, एक टर्म देते हैं कि जुडिशियल रिव्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर हमारा लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के जरिए उसको रद्द कर सकता है या खत्म कर सकता है। तो ये हमारा पहला फाउंडेशन में आर्टिकल 12 और 13 हमने देखा कि क्या क्या इनमें रहता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो आपने ये तो बहुत बार पढ़ा होगा कि मैग्ना कार्टा, बट आपको पता है कि ये वर्ड कहाँ से आया? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका ओरिजिन क्या है और क्यों हम फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो 1215 में एक किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड थे। तो आज से लगभग 800 साल पहले 1215 में इंग्लैंड के एक बहुत ही जिद्दी किंग थे जिनका नाम था किंग जॉन। उन्होंने वहां के नॉबल्स पर इतने टैक्स लगा दिए कि सब नॉबल्स ने बगावत कर दी। तो किंग को झुकना पड़ा और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे बोला गया मैग्ना कार्टा, द ग्रेट चार्टर। ये दुनिया का पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जिसने एक राजा की अब्सोल्यूट पावर को कम किया और सिटीजन्स को राइट दिए। इसीलिए हम अपने राइट्स वाले पार्ट को मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमें वो राइट्स देते हैं जिससे हम, अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई। फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने बताया आपका कि फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 35। तो इससे क्वेश्चंस आप ये समझिए कि इस पॉलिटी की सीरीज में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है फंडामेंटल राइट्स,
जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके हर एक प्रोविजंस और आर्टिकल्स को समझना है, ना सिर्फ रटना है, जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जैसा मैंने बताया कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशन लेके ये फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। मतलब हमने फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है वो यूएस से लिया है। तो ये राइट्स इनहेरेंटली जस्टिसेबल हैं। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रियाम्बल जो है हमारा वो नॉन जस्टिसेबल है। तो नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या था कि अगर गवर्नमेंट प्रियाम्बल के किसी पार्ट में, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस में काम नहीं करती है, तो प्रियाम्बल को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो कि हमारा ये राइट, ये चीज फुलफिल नहीं हुई। बट अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो जस्टिसेबल, मतलब उसके बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो इसीलिए इनको कहते हैं हम कि दे सिक्योर द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड प्रिवेंट अथॉरिटेरियन गवर्नेंस। तो इससे आपको समझ में आता है कि कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दूसरी चीज मैं जो आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स में, वो क्या है कि ये परमानेंट या सैक्रोसैंक्ट नहीं है। मतलब ये चेंज किया जा सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं वॉयलेट होना चाहिए। और इनको चेंज करने का, अमेंड करने का पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। और किस आर्टिकल के अंडर ये अमेंड हो सकते हैं? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं। बस एक शर्त है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं वायलेट होना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उससे बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हमने देख लिए कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। लेकिन क्या ये सारे राइट्स हमको और या फॉरेन सिटीजन्स को मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं और नॉट अलाउड टू एलियंस, और एलियंस हम फॉरेनर्स को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। तो ये कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। और जो आर्टिकल, इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं वो सबके लिए अवेलेबल टू एवरीवन। आर्टिकल्स, अदर आर्टिकल्स अवेलेबल टू एवरीवन, मतलब इनको फॉरेनर्स को भी ये राइट्स मिलते हैं। तो यही आपका इस पीडीएफ में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो ये है सिटीजन्स वर्सेस फॉरेनर्स। तो इसमें हमने देखा कि एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली कौन कौन से आर्टिकल? 15, 16, 19, 29, 30। और आर्टिकल 14, 20, 21 जो बाकी के आर्टिकल्स हैं, ये अवेलेबल टू ऑल पर्सन एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। तो जो एलियंस होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, या फॉरेनर्स जो हमारे फ्रेंड होते हैं और जो एनिमी होते हैं। तो एनिमीज को हमारे कोई भी राइट्स नहीं अवेलेबल है। जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं या फ्रेंडली और दोस्त हैं, उनको ये राइट्स भी अवेलेबल होते हैं। अब मैं ये आर्टिकल्स को आपको पढ़ाऊंगा आगे कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या है और क्या क्या इनकी मतलब है। अभी मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अभी हमने ऊपर देखा कि हमने आर्टिकल 12 देख लिया जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट थी। फिर इसके बाद हमने आर्टिकल 13 देखा जिसमें जुडिशियल रिव्यू था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फाउंडेशन हो गया हमारा। अब जो 6 कोर पिलर्स हैं जो मेन है फंडामेंटल राइट्स, उनको हम देखते हैं। तो
ओरिजिनली क्या था, हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली थे। ओरिजिनली हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल करेंटली। तो वो एक फंडामेंटल राइट कौन सा था और कहाँ गया? तो जो एक फंडामेंटल राइट्स था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी है। और ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको किया गया था। तो चलिए अब अपने हम कोर पिलर्स पे चलते हैं, जिसमें हम अपने 6 फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। तो पहला जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 टू 18 तक हम इसको पढ़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो देश का पीएम हो या एक आम चपरासी। तो ये राइट टू इक्वालिटी है पहला हमारा। फिर दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 टू 22 के अंडर आते हैं। इसमें अभी इसके अभी सब पार्ट्स हम देखेंगे, सारे आर्टिकल्स। इसमें हम आर्टिकल 19 को देखते हैं। तो आर्टिकल 19 के अंदर हमारे 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हमें दिए गए हैं। तो जैसे हमारा स्पीच हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली या मूवमेंट हो गया विद इन द कंट्री, एसेट्रा। तो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी एक जनरल ओवरव्यू आप ले लीजिए। तो फिर इसके बाद हमारा जो अगला आर्टिकल आता है वो आर्टिकल तीसरा पार्ट जो हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 के अंदर ये मेंशन है। सो आर्टिकल 13 में, इस आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर या बेगर, ये सब बैंड है आर्टिकल 23 के अंडर। और इसके अंदर जो दूसरा आर्टिकल था हमारा आर्टिकल 24, इसमें नो चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स, मतलब 14 साल के कम बच्चे, अगर 14 साल के कम बच्चों को आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हो। ये भी आर्टिकल 24 के अंडर बैन है। जो हमारा चौथा है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा सेकुलर वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था। तो उसके पहले भी हमारा जो देश था वो सेकुलर था, और वो इन आर्टिकल्स के बेसिस पे हम कहते हैं। अब इसमें वो सारे हैं कि आप किस भगवान को मानते हो, आप किनकी पूजा करते हो, या जो भी आप अपने रिलीजन में करते हो उससे स्टेट को कोई एतराज नहीं है। तो आपको पूरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है यहाँ पर। फिर जो पांचवा पार्ट है हमारा वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है।
अब ये आर्टिकल 29 और 30 में है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। माइनॉरिटीज के जो भी इंटरेस्ट है वो आर्टिकल 29 और 30 के अंडर प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर जो लास्ट हमारा है ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 में आता है। अब इसको जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है कि किसने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है आर्टिकल 32 को। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन से पूछा जाता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कौन से आर्टिकल को बोलते हैं, वो आर्टिकल 32 को बोलते हैं। और इसको किसने हार्ट एंड सोल कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो मैं आपको अब हम पढ़ेंगे सारे आर्टिकल्स लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो जो फाउंडेशन था हमारा आर्टिकल 12 और 13 के अंडर था, जिसमें हमने आर्टिकल 12 में देखा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट थी। इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स जो भी यूनियन स्टेट्स के हैं वो इंक्लूडेड है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, फिर स्टेट, नॉन स्टेटरी और स्टेटरी कॉर्पोरेशन लाइक LIC, ONGC, सेल, जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। फिर आर्टिकल 13 में हमने देखा जुडिशियल रिव्यू, लॉस इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं वो उनको नल एंड वॉइड करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड कराता है। तो ये आर्टिकल 12 और 13 हो गए। फिर हमारा जो दूसरा पार्ट था वो था राइट टू इक्वलिटी, जिसमें सबको कानून समान तरीके से देखता है। ये आर्टिकल 14 टू 18 तक आता है। तो आर्टिकल 14 में क्या है, ये डुअल मैट्रिक्स में काम करता है। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इन दोनों में आपको मैं फर्क समझाता हूँ और देखते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिशर्स से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं हम, जिसमें ये इंश्योर करता है कि नो इंडिविजुअल इज अबव द लीगल फ्रेमवर्क। तो इसमें बोलता है कि लॉ इज सुप्रीम एंड नो इंडिविजुअल इज अबव द लीगल फ्रेमवर्क। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है। फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर, मतलब इसमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम नागरिक हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो हमने US से लिया है। तो आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर जो आर्टिकल 15 है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 15 ये क्या करता है कि डिस्क्रिमिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। और इसमें 5 एक्सेप्शंस हैं कि 5 एक्सेप्शन से आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हो कौन कौन से हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 ग्राउंड्स हैं जिन पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। अदर देन दिस, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, आर्टिकल 15 जो है हमारा स्ट्रिक्टली बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड्स ओनली। तो जो ये 5 ग्राउंड्स मेंशन है हमारे आर्टिकल 15 में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर इन पे कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उस पे लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट हमको आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है। और जो 5 ये ग्राउंड्स दिए हैं ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 16 के अंदर ये हमको पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, मतलब इक्वल
प्लेटफॉर्म इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस 7 स्पेसिफिक ग्राउंड्स। तो 5 जो ग्राउंड्स हैं ये आर्टिकल 15 वाले ही हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और जो 2 ग्राउंड्स अलग से हैं वो डिस्टेंस एंड प्ले रेसिडेंस। तो इन ग्राउंड्स पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में। फिर आर्टिकल 17 आता है। आर्टिकल 17 जो है वो टोटल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये एक एब्सोल्यूट राइट है, कैरिंग नो एक्सेप्शन और नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन, जैसे इसमें एक ग्राउंड मेंशन है इन दोनों आर्टिकल्स में, तो इसमें कोई एक्सेप्शन मेंशन नहीं है। अनटचेबिलिटी कंप्लीटली एब्सोल्यूट है हमारा। और एक चीज और आप यहाँ पर नोट करिएगा कि अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है, डिफाइंड नहीं है। फिर आर्टिकल 18 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स के ऊपर बैन करता है। तो इसमें एकेडमिक और मिलिट्री जो ऑनर्स हैं, एकेडमिक और मिलिट्री ऑनर्स हैं जो, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस स्कोप बट कैन नॉट सर्व एज फॉर्मल नोमेनक्लेचर, प्रीफिक्स और सफिक्सेस। इसका मतलब है कि जो भी टाइटल जैसे पहले होते थे, राजा महाराजा जो भी होते थे, तो ऐसा कोई भी टाइटल आप नहीं यूज कर सकते हैं। एकेडमिक और मिलिट्री यूज कर सकते हैं, बट ये आपके ये दोनों यूज कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। तो आर्टिकल 19 में हमको 6 कोर डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स मिलते हैं। ये सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स को ही अलाउड है, जिसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली विदाउट वेपन्स, फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव्स, फ्री इंटरनल मूवमेंट, फिर डेमोक्रेटिक और डोमेस्टिक रेसिडेंस और सेटलमेंट, और प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन और ट्रेड। तो पहले जो मैंने बताया आपको कि पहले 7 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे। एक जो हमारा था वो 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटा दिया गया था, तो वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले आर्टिकल 19(1)(f) के अंडर आता था। ये 44th अमेंडमेंट से इसको आर्टिकल 300(a) के अंडर रख दिया गया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बना दिया गया। फिर आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 में क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन वाया 3 लीगल बैरियर्स। तो आर्बिट्ररी कन्विक्शन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो क्रिमिनल प्रोविजंस कैन नॉट अप्लाई रेट्रोएक्टिवली। रेट्रोएक्टिवली मतलब होता है कि पास्ट से, मतलब जैसे आज कोई लॉ बना और 2 साल पहले से वो अप्लाई करें उसको, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोविजंस में होता है। सिविल और टैक्स लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। फिर नो डबल जेओपार्डी, मतलब आप सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकते। अगर आपको एक बार सजा मिल गई है तो आप दोबारा उस ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जा सकते हैं। फिर आता है हमारा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये आर्टिकल 20 के अंदर ही तीनों हैं, ये आप याद रखते हैं, एग्जाम पूछ लेता है। फिर इसमें क्या होता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नो एक्यूज्ड इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्फ, मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को फोर्स आप नहीं कर सकते हो। तो ये इसके अंदर आता है। फिर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक तरीके से आप कह सकते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसको मेनका गांधी केस में 1978 में रिडिफाइन किया गया है और इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऐड किया गया था। तो इसका मतलब होता है कि जो भी लॉ जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है उसी के प्रोसेस में काम होगा सारा। और तो इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी है, जो हम आगे अभी देखेंगे इन दोनों के डिफरेंस। तो इसमें एक आर्टिकल 21A भी है इसके अंदर, जिसको राइट टू एजुकेशन कहते हैं। ये पहले हमारा डीपीएसपी था, फिर इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 2002 के अंडर इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। ये क्या करता है? ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, तो 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं, इनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 21 में। फिर आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 जो आता है वो आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन से हमको प्रोटेक्शन देता है। तो जो आप सुनते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन या प्यूनिटिव डिटेंशन, ये आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं।
तो इसमें जो आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है अगर आपको लग रहा है कोई क्राइम करने वाला है तो उसको पहले ही आप डिटेन कर लेते हैं, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आता है। और इसमें एक चीज़ क्या है कि ये मैक्सिमम आप 3 मंथ तक ही किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रख सकते हैं विदाउट एन एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू। तो एडवाइजरी बोर्ड एक होता है ये जिसके एडवाइजरी बोर्ड होता है कि उसकी परमिशन आपको चाहिए होती है, बट उसकी परमिशन के बिना भी आप 3 महीने तक किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रख सकते हैं मैक्सिमम। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये 23-24 जो मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 23 के अंदर क्या आता है, क्रिमिनलाइज करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और इनवॉलंटरी सर्विट्यूड। तो आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन है, अंडर 14 ईयर ऑफ एज जो भी है, फैक्ट्रीज माइंस से कोई भी हजार्डस वर्क में चाइल्ड काम नहीं कर सकता है 14 ईयर्स के अंडर जो है। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25-28। तो 25 में क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, तो प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट पर्सनल कॉन्सेंस एंड रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी पब्लिक हेल्थ चेक। तो इसमें कोई भी जो सिटीजन है वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। आर्टिकल 26 के अंदर क्या है, इट प्रोवाइड्स कलेक्टिव राइट्स फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज इंस्टीट्यूशनल अफेयर्स। तो जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनको ये राइट देता है कि अपना वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं खुद ही। फिर आर्टिकल 27 जो है, ये इम्यूनिटी फ्रॉम फोर्स टैक्सेशन डिजाइन टू प्रमोट और सस्टेन एनी स्पेसिफिक रिलीजियस फेथ। तो ये टैक्सेशन से इम्यूनिटी देता है, फोर्स टैक्सेशन से किसी भी रिलीजियस फेथ को। फिर आता है आर्टिकल 28, ये क्या करता है, बैन ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन साइट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंडेड एंटायरली बाय स्टेट पब्लिक रेवेन्यू। मतलब जो भी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट फंडेड हैं उनमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 28 के अंदर बैन है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 और 30। ये बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए है, और माइनॉरिटीज भी कहीं डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 क्या करता है आपको, प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क फॉर लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड डिस्टिंक्ट कल्चर एंड प्रोटेक्ट्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए ही है ये आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 जो है, ये एग्जीक्यूटिव राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड सेल्फ एडमिनिस्टर एजुकेशन सिस्टम। तो दो तरीके से माइनॉरिटीज यहाँ पर मेंशन आर्टिकल 30 में, आप याद रखना। पहली कौन सी, रिलीजियस, दूसरी लिंग्विस्टिक। तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी है और जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज जो कम बोलती है उनको प्रोटेक्शन देता है कि अपना वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसके अंदर ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर 6 टाइप की रिट्स मेंशन है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरी और क्यू वारंटो। अब हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब ये कमांड करता है, सुप्रीम कोर्ट कमांड करता है कि वे अगर आपने किसी इंडिविजुअल को डिटेन किया है तो हमें उसकी लीगैलिटी को रिव्यू करना है, उसकी कस्टडी को। ये पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट एंटिटीज दोनों के लिए है। फिर आता है मैंडेमस, इसका मतलब होता है बी कमांड। सो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो पब्लिक ऑफिशियल या कोई स्टैट्यूटरी बोर्ड या इंफीरियर कोर्ट है उसको अपनी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए कमांड करता है। और ये पब्लिक अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या कोर्ट्स के लिए है। फिर आता है प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है टू फॉरवर्ड। ये जो है हायर कोर्ट से लोअर ट्राइब्यूनल या कोर्ट को दिया जाता है, और उनकी जो ये प्रोसीडिंग्स होती हैं जो उनके लीगल ज्यूरिडिक्शन को एक्सीड कर रही होती हैं उनको ये रोक देता है, प्रोहिबिट कर देता है। तो इसका नाम प्रोहिबिशन है। और ये जुडिशियल और कॉस्ट जुडिशियल बॉडीज के लिए ही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिट, वो है सेरिटोरी। सेरिटोरी मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड। तो मतलब इसमें जो अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दे दिया है तो सर्टिटोरी क्या है, उसको ओवरटर्न कर सकता है या उसको क्वेश्चन कर सकता है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको रिव्यू करेगा कोर्ट और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के उसको क्वेश्चन कर देगा। तो ये जो जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तीनों के लिए ये लागू होता है।
फिर जो लास्ट स्टेट है हमारी वो है क्यूरंटो, इसका मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ही वो एग्जामिन करता है लीगैलिटी ऑफ द क्लेमेंट होल्डिंग एन एग्जीक्यूटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट स्टेचर। मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी से ही आप समझ सकते हैं कि जो भी लोअर कोर्ट्स रहेंगे उनको पूछेगा कि आप किस अथॉरिटी से आपने जो भी जजमेंट दिया है। तो ये पब्लिक स्टेटरी ऑफिस के लिए ही है मेनली। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर 5 टाइप की रेट्स भी पढ़ ली जो आर्टिकल 32 के अंडर आती हैं। तो ये हमने देखा कि राइट, यहाँ पर भी हमने सारे राइट्स अपने देखे जो भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक आते हैं आर्टिकल 32 के अंडर तक। अब एक चलो मजेदार दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं। सो आर्टिकल 21 पढ़ने में लगता है बहुत बोरिंग और छोटा सा है, राइट। आर्टिकल जो 21 हमने पढ़ा अभी जिसके अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 अभी मैंने बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके सभी फंडामेंटल राइट्स में। तो इसमें आपको लगता होगा कि यार है तो एक छोटा सा ही राइट और बोरिंग में थोड़ा लगता होगा कभी कभी, लेकिन इसमें क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इतना ही थोड़ी है इस आर्टिकल में, इसमें और भी बहुत कुछ है। मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपको शांति से सोने का अधिकार है, क्या आपको इंटरनेट चलाने का अधिकार है, क्या आपको अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, तो यू विल से यस सर, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है। तो ये आर्टिकल 22 के अंदर लिखा है। तो अब समझ में आया आर्टिकल 21 कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत सारे राइट्स देता है, राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू स्लीप, राइट टू मैरी विद अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस, राइट टू इन्वायरमेंट, ये सब इसके अंडर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना या जानवरों की तरह जीना नहीं है बल्कि डिग्निटी से जीना है। तो मेनका गांधी केस जो मैंने आपको बताया, मेनका गांधी केस जो 1978 का केस था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू स्लीप, कई तरीके के राइट्स थे जो इसने, जैसे राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर। तो ये सारे राइट्स को भी मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मूल अधिकार बना दिया। तो कल आपको अगर घर वाले शादी के लिए जबरदस्ती करें तो उन्हें आप आर्टिकल 21 याद दिला देना कि हमारे पास हमारी इच्छा से अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देकर गया है। ये रिस्क आप अपने ओन पे लीजिएगा, मेरे कहने पे मत लीजिएगा, क्योंकि आपके घर वाले इतनी लीगैलिटी शायद नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब हम कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं अपने आर्टिकल्स के अंडर। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था वो था एक्सेप्शंस, जो आर्टिकल 33 से 35 के बीच में आता है। तो आर्टिकल 33 में क्या आता है, आर्टिकल 33 में आता है इट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव पावर टू द पार्लियामेंट अलोन to strip or modify the scope of fundamental rights for personnel in armed forces, parliamentary wings, intelligence setup and police force to protect systematic discipline। मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं इन इंस्टीट्यूशंस के अथॉरिटीज के, उनको मॉडिफाई करने का या उनको छीनने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। कोई स्टेट लेजिस्लेचर इस पे नहीं लॉ बना सकता। फिर जो नेक्स्ट है वो आर्टिकल 34 है, इट एनेबल्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट 3
rights during periods when martial law or military rule is in formally declared inside any territorial pocket of India. तो आर्टिकल 34 क्या कहता है कि अगर कहीं मार्शल लॉ किसी पार्ट में इंडिया के डिक्लेयर किया गया है तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। मार्शल लॉ होता है मिलिट्री रूल जो आर्मी अपना लगाती है किसी टेरिटरी में। फिर आर्टिकल 35 जो हमारा लास्ट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंडर, इट confirms the jurisdictional authority to formulate penal work or legislation supporting specific rights rest solely in parliament, blocking state legislature to preserve national wide legal symmetry। तो इसमें भी ये बताया गया है कि जो हमारा फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट करने का या लेजिस्लेशन को बनाने का अधिकार है वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंडर है और कोई भी उसमें नहीं बना सकता है। तो लेजिस्लेचर्स जो हैं वो इसमें रिस्ट्रिक्टेड है लॉ बनाने में हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर रिवीजन फ्लो चार्ट्स के जरिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या देखा। हमने देखा आर्टिकल 12 to 35 जिसमें हमने फाउंडेशन देखा, फिर कोर देखा, फिर पावर और एनैक्टमेंट देखा। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट डेफिनेशन देखी, फिर यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 14 to 18 में हमने इक्वालिटी देखी, फिर इसमें फ्रीडम देखा, फिर इसमें एक्सप्लॉयटेशन, फिर रिलीजन के लिए, फिर यहाँ पर कल्चरल एजुकेशन माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज के लिए। आर्टिकल 32 देखा हमने, यहाँ पर रिट्स देखे हमने, 5 तरीके के रिट्स पढ़ी। आर्टिकल 34 में हमने मार्शल लॉ देखा और क्या लिमिटेड है। आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक राइट्स। अब 2 चीजें और हैं, मैं इमरजेंसी में आपको ये दोबारा अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट अभी बता देता हूँ कि जब नेशनल इमरजेंसी हमारी लगती है तो जो आर्टिकल 20 और 21 है ये हमारे कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, राइट। तो यही 2 आर्टिकल्स हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, और जो आर्टिकल 19 के अंदर जितनी भी फ्रीडम्स हैं ये सस्पेंड हो जाती हैं। तो ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, आप कह सकते हैं इनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है, मतलब आप इनके वायलेशन के लिए आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन से ही होती है तब ये सस्पेंड होते हैं, और अगर आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये इट रिमेन्स एक्टिव। तो आपको ये याद रखना है। मैं इमरजेंसी में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा ये, बट अभी आपको एक बता देता हूँ ओवरव्यू। और जो आर्टिकल 20 और 21 है ये सैक्रोसैंक्ट और इम्यून है कि ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन। देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 20 और 21 की, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं सस्पेंड होते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश किया है कि मैं ब्रीफली आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ, क्योंकि अगर आप इनके एनालिसिस में जाएंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वो इन CAPF और CDS एग्जाम्स के लिए इतना रेलिवेंट भी नहीं है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने सारी इस PDF में लिख दी हैं। आप ये PDF कर्मसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको मॉक्स देने हैं तो आप कर्मसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से मॉक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो देखा आपने कि आज हमने पार्ट 3 के पूरे कानूनी कवच को समझ लिया है। हमें हमारे अधिकार तो मिल गए, पर क्या सिर्फ अधिकारों से देश चलता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, देश चलता है जब सरकार के पास एक कल्याणकारी विजन हो और सिटीजन्स के पास अपनी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हों। तो ये है हमारे अगला पड़ाव है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज होने वाली हैं। तो मजा आने वाला है, आप कनेक्ट करके पढ़िएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। तो अगली क्लास में इस कानूनी सफर को और आगे बढ़ाएंगे। So to test if you actually mastered this topic, click on the link in the description to take the premium mock test and download the revision PDF from the official website of Karm Sakha. So see you all in next class. Thank you so much. So तब तक पढ़ते रहिए और रॉक करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।